नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगर आप भी बात बात में एंटीबायोटिक दवाएं लेने के आदी हैं, अगर आपको भी लगता है कि कई बार इन एंटीबायोटिक्स को लेने के बावजूद सेहत में कोई खास सुधार नहीं हो रहा, अगर पहले से चली आ रही कोई दवा अब आपको बेअसर लगने लगी है और बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही, तो आज का शो आपके लिए है। आज बात करेंगे बैक्टीरिया वर्सेस एंटीबायोटिक्स और सुपरबग्स की। एक नई बड़ी और इंटरनेशनल स्टडी जिसे लैंसेट ई क्लिनिकल मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित किया गया है, और यह स्टडी कहती है कि भारत में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उसे लेकर अब अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है। स्टडी में पता चला है कि भारत में 83% मरीज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म यानी एमडीआरओ को लेकर चल रहे हैं। एआईजी हॉस्पिटल्स के रिसर्चर्स द्वारा की गई स्टडी के मुताबिक भारत सुपरबग्स के विस्फोट के सेंटर में पहुंच चुका है, और अब तुरंत अगर पॉलिसी में बदलाव नहीं हुए तो राष्ट्रीय स्तर पर एंटीबायोटिक के सही उपयोग की जरूरत नहीं समझी गई तो एक अलग स्थिति पैदा होगी। 1200 से ज्यादा मरीजों पर 4 देशों में किए गए इस मल्टी सेंटर स्टडी में पाया गया कि भारत में एक आम एंडोस्कोपिक प्रक्रिया ईआरसीपी कराने वाले मरीजों में एमडीआरओ का स्तर सबसे ज्यादा था। स्टडी ने साफ किया कि यह स्थिति सिर्फ मेडिकल हिस्ट्री या बीमारियों की वजह से नहीं, ये एक गंभीर कम्युनिटी लेवल की समस्या बन चुकी है। भारत में हर साल लगभग 58,000 नवजात बच्चों की मौत रेजिस्टेंट इन्फेक्शन से जुड़ी होती है। आईसीयूज और कैंसर सेंटर में ऐसे बैक्टीरिया आम हो चुके हैं। स्टडी के मुताबिक यह स्थिति बताती है कि एंट्री माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी एएमआर अब भारत में एक राष्ट्रीय यानी कि नेशनल हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, और एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल है हमारे साथ जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ दीपशिखा चक्रवर्ती हैं जो कि प्रोफेसर और एसोसिएट डीन हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से। बहुत बहुत स्वागत दीपशिखा जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर गोमा बाली बजाज भी जुड़ रही हैं, कंसल्टेंट हैं और हेड ऑफ इमरजेंसी हैं फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा से। डॉक्टर बाली आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस चर्चा की जो शुरुआत है मैं और भी परिचय करा दूं, हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर अर्पिता सिंह हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फार्माकोलॉजी से, और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्पिता आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इस शो में आपके इनसाइट्स बहुत काम आएंगे। आपको बता दें राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी से आप आती हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर राज शंकर घोष साहब भी जुड़ रहे हैं, सीनियर एडवाइजर हैं पीएचएफआई सेंटर फॉर एनवायरमेंटल हेल्थ से। थैंक यू सो मच डॉक्टर राज आपका कीमती समय देने के लिए। तो शुरुआत मैं साफ तौर पर दीपशिखा जी आपसे करूंगा। लैंसेट की स्टडी से मैं जब गुजर रहा था तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, और शायद चूंकि हम ये शो थोड़ा ना आसान भाषा में रखेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातों की जगह हम थोड़ा अवेयरनेस पर फोकस करेंगे। 83% एमडीआरओ का मतलब है क्या? एमडीआरओ दरअसल है क्या, और कितना अलार्मिंग मानती हैं इस स्टडी को? एमडीआर का मतलब है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। इसका मतलब जो जीवाणु है जो एक एंटीबायोटिक से उसका निधन या वो मर सकता है, वो अब न तो उस एंटीबायोटिक से खत्म होता है, पर बाकी जो भी जितने सारे बहुत सारे एंटीबायोटिक है उनके अगेंस्ट में वो फाइट करने लगता है, और वो खत्म नहीं होता है। तब ऐसे करते करते उनमें कितनी क्षमता उपजती है, जिसको हम कहते हैं कि सर्वाइवल स्ट्रेटेजी, मतलब वो हो जाता है फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। बहुत ही
इम्पोर्टेंट विषय है ये, क्योंकि इस पर्टिकुलर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के विरोध हमें जो दूसरा जो नया एंटीबायोटिक मिलना वो बहुत मुश्किल हो सकता है फ्यूचर में। मतलब ये होता है MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, और थोड़ा और पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे, मगर डॉक्टर राजशंकर मैं आपके पास आना चाहूंगा। ऐसी क्या लापरवाहियां हो रही हैं, ऐसी क्या कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज किया जा रहा है कि हम इस स्थिति में पहुंच रहे हैं? पहले तो ये कि जो हम लोग इनडिस्क्रिमिनेटली जो एंटीबायोटिक यूज करते हैं, ओवर द काउंटर जाके जो सेल होता है उससे काफी मतलब एंटीबायोटिक जैसे यूज करना चाहिए वो तरीका फॉलो नहीं होता है, इसकी वजह से एक हो रहा है। बट हम लोग 4 चीज के ऊपर ध्यान देते हैं, जो पब्लिक जन स्वास्थ्य के मुताबिक 4 चीज के ऊपर ध्यान देते हैं। एक है अवेयरनेस के इशू जो है। अवेयरनेस मतलब पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक कितनी कीमती चीज है, कैसे हमें उसको सही ढंग से यूज करना चाहिए। जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि कैसे एंटीबायोटिक दिया जाए। द सेकेंड थिंग इज अबाउट एक्सेस। एक्सेस जो होता है, एक्सेस के बारे में हमें इंपॉर्टेंस ये है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि उस एरिया में, लोकल एरिया में एंटीबायोटिक का कितना, कौन से एंटीबायोटिक काम कर रहे हैं, कौन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, वो इंफॉर्मेशन अगर मिल जाए तो डॉक्टर उसके मुताबिक प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। थर्ड है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि जो एंटीबायोटिक उनको मिलना चाहिए, खाली एंटीबायोटिक नहीं, जो डायग्नोस्टिक्स भी उनको मिलना चाहिए, जिसकी वजह से हमें पता चले कि क्या इन्फेक्शन है और उसको क्या एंटीबायोटिक हमें देना चाहिए डॉक्टर्स को, वो भी हमें होना चाहिए कि हमें वो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हो, वो अवेलेबिलिटी हो। एंड फाइनली है कि अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मतलब कि जो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब हो रहा है वो एंटीबायोटिक्स अफोर्डेबल होना चाहिए पेशेंट्स के लिए। जब ये हो जाएगा कि डॉक्टर्स को पता चलेगा कि क्या प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए बेस्ड ऑन कि वहां पे जो एविडेंस है उसके हिसाब से, जो पब्लिक को थोड़ा सा जागरूकता हो कि ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक खरीद के खाना शुरू ना कर दे, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन मुताबिक खाए। और फाइनली ये है कि जो डायग्नोसिस होना चाहिए वो सब सही टाइम पे अगर हो जाए तो उसके आधार पे प्रिस्क्रिप्शन भी अच्छे ढंग से हो जाए एंड जो एंटीबायोटिक दिया जाएगा वो भी सही ढंग से। जितनी बातें आपने बताई डॉक्टर घोष, जितनी बातें आपने बताई, मैं भारत के संदर्भ में तो यही कहूंगा, और मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूं कि ज्यादातर का पालन नहीं होता है। मतलब लोग अपने मन से दवाएं खाना, मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, पॉलिसी मेकर्स को नहीं पता है, रेगुलेटर्स को नहीं पता है। लेकिन आई डोंट नो कि ऐसा क्या ऐसी चीज है कि बाजार इतना हावी हो चुका है, या क्या चीजें हैं कि इस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठ रहा है। डॉक्टर बाली, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जरा हमें बताइए कि मतलब क्या वाकई हम मतलब इस स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां पर एंटीबायोटिक्स बिल्कुल बेअसर हो जाएंगे? Yes, definitely. हम लोग का हो रहा है, बिकॉज हम बहुत ज्यादा वी आर यूजिंग एंटीबायोटिक्स। एकदम से हर चीज के लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं। एज डॉक्टर्स ऑल्सो वी आर यूजिंग इट, हम ये नहीं बोल सकते। और बिकॉज ऐसा है कि पैरासाइट, फंगस, वेरियस चीजें हैं, बैक्टीरिया, इन सब के लिए वी आर यूजिंग एंटीबायोटिक्स। तो बार बार हम यूज कर रहे हैं तो ऐसा टाइम आएगा, आ भी गया है कि मतलब वो इनइफेक्टिव हो जाएंगे उस ट्रीटमेंट के लिए, सो इट इज रेजिस्टेंट, सुपर एक आ जाएगा। और कई आईसीयू वगैरह में आ चुका है ये, बिकॉज कई बीमारियां जो है वो और भी ज्यादा बढ़ के हो रही हैं, और जिसके कारण एंटीबायोटिक्स आर नॉट एक्चुअली इफेक्टिव। तो ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड हो रहा है पूरे वर्ल्ड, इंडिया एंड पूरे वर्ल्ड में। दैट इज वाई WHO हैज क्रिएटेड वर्ल्ड अवेयरनेस वीक फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट दिस MDR, ये जो हो रहा है, जिसमें कि 19th नवंबर to 25th नवंबर इज अ वर्ल्ड अवेयरनेस वीक, कि भाई एंटीबायोटिक्स हम ज्यादा ना यूज करें, उसके बारे में हम सतर्क रहें, सजग रहें, और ओवर द काउंटर ना यूज करें। इवन डॉक्टर्स शुड नॉट प्रिस्क्राइब अननेसेसरी। जो डायग्नोसिस करेक्ट करें, सर्विलेंस करें कि हम कहाँ पे क्या कैसा यूज कर रहे हैं, तो ये हमें बहुत देखना है। एंड जब डायग्नोसिस ठीक होगा तो हम ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली करेंगे, दैट इज द वे।
तो अननेसेसरी जैसे एंटीबायोटिक इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे दो, दिस शुड नॉट बी द ट्रेंड, क्योंकि सुपरबग हैज कम आपने ओवर। लेकिन एक चीज और समझनी होगी, और मेरे ख्याल से इसे सभी हमारे एक्सपर्ट भी इत्तेफाक रखेंगे कि हमने जो हमारा मेडिकल किट है घर का, उसको एक तरह से उसमें जितना जो इच्छा होती है वो सब रखते हैं। मतलब मैं तो कुछ दवाइयों के नाम धड़ल्ले से लूंगा, मतलब अजीथ्रोमाइसिन का एटलीस्ट कम से कम कोरोना के बाद ऐसा इस्तेमाल हो रहा है जिससे लग रहा है कि बात बात में बस मौका मिलना चाहिए, बहाना मिलना चाहिए अजीथ्रोमाइसिन का सेवन करने के लिए, जबकि कितनी सारी एडवाइजरी इन एंटीबायोटिक्स और स्पेसिफिकली कुछ दवाओं को लेकर जारी हो चुकी है। डॉक्टर अर्पिता, हमें बता पाएंगी कि कौन कौन सी ऐसी ज्यादा तकलीफें हैं जहां पर एंटीबायोटिक्स का जो असर है या तो वो कम नजर आ रहा है, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां, कौन कौन से ऐसे इन्फेक्शन है, या बेअसर बिल्कुल नजर आ रही हैं? बहुत सारी एंटीबायोटिक्स इनडिस्क्रिमिनेट यूज आजकल एंटीबायोटिक्स की हो रही है वेरियस कंडीशंस में, जैसे कि कॉमन कोल्ड है। कॉमन कोल्ड में एंटीबायोटिक्स यूज नहीं करना होता है, फिर भी लोग सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन वो पेशेंट कहते हैं कि मतलब हमें आराम नहीं मिल रहा है तो हमें एंटीबायोटिक दे दीजिए, खुद से मांगते हैं। तो दिस ऑल लीड्स टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे भी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब हो रही हैं, एंड दिस लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, है ना। कॉमनली जैसे WHO ने भी क्राइटेरिया दिया है, एंटीबायोटिक्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, एक्सेस, वॉच एंड रिजर्व ग्रुप। तो उसमें एक्सेस ग्रुप में वो एंटीबायोटिक्स हैं जो हम इन्फेक्शंस के लिए कॉमनली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देन वॉच में वो हैं जो अगर फर्स्ट लाइन हम नहीं देते तो सेकेंड लाइन में फिर वो हमारी सेकेंड चॉइस होती है। और रिजर्व वो एंटीबायोटिक्स होती है जब उनको हम बहुत ही लास्ट रिसोर्ट के लिए रखते हैं, लेकिन बिना इस गाइडलाइन को फॉलो किए एंटीबायोटिक्स इनडिस्क्रिमिनेटली यूज हो रही है, जिसकी वजह से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम बढ़ रही है। और हम लोग इसीलिए ये अवेयरनेस वीक मनाते हैं फ्रॉम 18th to 24th नवंबर, वर्ल्ड एंटीमाइक्रोबियल अवेयरनेस वीक। बहुत अहम बात आपने कही कि जो मतलब ऐसी बीमारियां जहां पर शायद आवश्यकता नहीं है, जहां पर इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं है, वहां पर भी उसका इस्तेमाल, और डॉक्टर पर भी ये दबाव बनाना कि भाई मुझे आराम नहीं है और आप एक काम करिए, एक एंटीबायोटिक लिख ही दीजिए, जैसे लग रहा है कि कोई टॉफी है, चॉकलेट है, या मनपसंद कोई मिठाई है, इस तरह की स्थिति है। दीपशिखा जी, हमें बताइए कि मैं जब इस रिपोर्ट से गुजर रहा था तो एक बड़ा मुझे कंसर्निंग ये लगा कि जिसमें कहा गया है कि भारत में इवन मतलब हम जिन बीमारियों की बात कर रहे हैं ये तो कॉमन है, लेकिन जो टॉप ट्रीटमेंट लेवल है उसमें भी लगभग 1/4 मतलब 23.5% तक जो है वहां पर एंटीबायोटिक बेअसर साबित हो रही हैं। ये छोटा मोटा नंबर नहीं है भारत जैसी आबादी के हिसाब से। तो क्या यहां से अगर एक अनुमान लगाएं तो क्या हम नो एंटीबायोटिक एरा में पहुंच रहे हैं, या किसी और तरीके से हमको इसको इवेल्युएट करना होगा? मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूं, मेरी पूरी रिसर्च निकल गई है इसको समझने में। हमें एक बात बहुत ध्यान से समझना चाहिए। मैं इसलिए ये कह रही हूं क्योंकि पिछले महीने हमने ASM अमेरिकन सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के साथ AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस लॉन्च किया था। तो पूरे देश विदेश से आए, बहुत सारी चर्चा हुई, 3 दिन का बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। इससे साबित क्या हुआ इनफैक्ट कि आपने जो प्रश्न पूछा वो वाकई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्या एंटीबायोटिक सच में नहीं काम करेंगे। और मेरा उत्तर यह है कि एंटीबायोटिक है क्या। एंटीबायोटिक एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे मिट्टी में जो और जीवाणु पाए जाते हैं उनसे ही बनता है। तो जीवाणु एक दूसरे को कंट्रोल में रखने के लिए ये बनाते हैं, और हमने ह्यूमन बींग्स ने उसको प्यूरिफाई करके अभी यूज करने लगे हैं इन सब बीमारियों के अगेंस्ट में। तो एंटीबायोटिक बनता भी है जीवाणु से, वो मारता भी है दूसरे जीवाणु को। तो ये और कहीं से पैदा नहीं हुआ है। मिट्टी में सभी एक साथ रहते हैं बहुत सारे। तो सपोज अगर बैक्टीरिया A और सपोज फंगस ये बनाता है दूसरे बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, तो दूसरा बैक्टीरिया भी, उसको भी एक कॉन्सेप्ट है राइट टू लिव।
अपने जीवन का जो राइट है, राइट टू लिव, वो एग्जीक्यूट करेगा, वो करेगा, तो उसमें क्या होगा कि वो धीरे 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 सॉइल से ही अपना जो जीवन है उसको वो लग जाएगा बढ़ाने में, मतलब नहीं मरेगा वो। तो ऐसे करते करते जब वो ह्यूमन बीइंग में और मनुष्य में जाता है, उनमें बीमारियां पैदा करने लगता है, तब जो बाहर के एंटीबायोटिक है, जो ये सॉइल बैक्टीरिया और फंगस से ही बनाए गए हैं पर प्यूरिफाइड फॉर्म में है, उनको कंपनियों ने बनाया है, वो जब लेते हैं तब वो बेअसर होता है। तो इसमें बात ये है, समझने वाली बात ये है कि एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का यथार्थ मतलब क्या है, वो शुरू कहां से हुआ है, और उसको जो हम खत्म करने वाली बात करते हैं वो क्या वाकई में सही है? खत्म करने वाली बात तो कोई है ही नहीं। आपका जो प्रश्न है, क्या एंटीबायोटिक वाकई में काम करेंगे इन फ्यूचर? सभी एंटीबायोटिक जब आप उनका संशोधन करके उनको मार्केट में निकालेंगे, थोड़े महीने तक जरूर काम करेंगे, बट उसके बाद इट इज अ राइट टू लिव कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। और फिर बैक्टीरिया उनके अगेंस्ट में काम करने लगेंगे, वाकई तो बैक्टीरिया रहने लगेंगे। तो इसीलिए वाकई अहम बात आपने कही। और डॉक्टर राज, जिस तरह की पूरी चर्चा रही है उसमें एक चीज मेरे मन में आ रही है कि क्या ये जो पूरा फार्मेसी का मार्केट है, मतलब हम इतने वर्षों में अगर हम टेक्नोलॉजी, बाकी रेगुलेशन, बाकी रिफॉर्म में हम अगर इतने आगे बढ़ गए हैं, तो क्या यहां पे हम कोई अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं? यहां पर बस सिद्धांतों में ज्यादा बात हो रही है, कागजों पे बात हो रही है, एडवाइजरी ज्यादा जारी हो रही है, बड़े बड़े मेडिकल जर्नल का जब आ रहे हैं तो उनकी उस चेतावनी को भी कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जरा। सॉरी। तो फिर हम ये सवाल जो आपने किया, मैं दोबारा वही चीज बोलूंगा कि 3 चीज हमें चाहिए। एक तो बहुत रिसर्च हो रहा है, नए एंटीबायोटिक्स भी आ रहा है, बट जो अभी अभी हमने सुना कि ये एंटीबायोटिक अल्टीमेटली तो रेजिस्टेंस होंगे, बिकॉज द बैक्टीरिया, द फंगाई और दे आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनका भी मतलब रेजिस्टेंस का एक पावर है, बट कितने स्पीड से वो रेजिस्टेंस होगा यही हमें देखना है, हमें वो स्लो डाउन करना है, द स्पीड। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि अवेयरनेस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। जब तक हम लोग प्रेस्क्रिप्शन जो लिख रहे हैं, जो दवाई ले रहे हैं, उन लोगों को अवेयर ना करें कि कितने बड़े डेंजरस चीज है ये जो AMR होने वाला है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होने वाला है, तब तक हम सफल नहीं होंगे। सेकेंड, जो मैंने पहले बताया था कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, डॉक्टर्स को एक्सेस टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि क्या प्रिस्क्रिप्शन, क्या एंटीबायोटिक काम करेंगे, क्या रेजिस्टेंस लेवल है, वो अगर इंफॉर्मेशन मिल जाए। बहुत हो रहा है आजकल, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बड़ा एंटीबायोग्राम आता है जिससे उनको पता चलता है कौन सा काम कर रहा है, कौन सा नहीं काम कर रहा है एंटीबायोटिक। बट ये हमें स्मॉल टाउन्स में, विलेजेस में जहां पे प्रिस्क्रिप्शन हो रहा है वहां पे भी होना चाहिए, सरकारी व्यवस्था में होना चाहिए जहां पे एंटीबायोटिक्स इंडिस्क्रिमिनेटली यूज हो रहा है। और तीसरी चीज ये है कि जो अभी अभी हमने सुना कि जो रिजर्व करना चाहिए हमें, जो एंटीबायोटिक हमें कॉशियसली यूज करना चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जानकारी होना चाहिए, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग होना चाहिए और उसको ओरिएंटेशन होना चाहिए कि सही ढंग से वो प्रिस्क्राइब करे। नया एंटीबायोटिक्स तो आते रहेंगे, वो फार्मा कंपनीज में नया एंटीबायोटिक्स बनाते रहेंगे, लेकिन वो नया एंटीबायोटिक्स भी कुछ दिन बाद अगर ऐसे चलता रहा तो वो भी रेजिस्टेंट हो जाएंगे, तो कितने एंटीबायोटिक्स आएंगे। सो हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अवेयरनेस, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इसी चीज से जुड़ा हुआ मेरा सवाल कहीं ना कहीं डॉक्टर बाली आपसे है। हमें बताइए कि क्यों मतलब फार्मेसी पे इस तरह की मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाओं को न देना, ये सब कागजों में बहुत है लेकिन व्यवहार में नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नजर नहीं आता। लोगों के तो घर के मेडिकल किट में दवाएं ऐसी पड़ी हुई हैं जो वो पुरानी दवाएं बड़े लंबे समय तक यूज करते हैं। एक सीमा तो होनी चाहिए ना। एक्चुअली यही है कि कम्युनिटी बेस्ड टीचिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब CPR वगैरह सिखाते हैं तो हमें साथ साथ दिस काइंड ऑफ भी टीचिंग भी सिखानी चाहिए कि ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। सो वी शुड RWAs वगैरह को भी जाके
व्हेन वी आर डूइंग एक लेक्चर वगैरह सबको देना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी यूज्ड लाइक दैट। तो एक टीचिंग प्रोग्राम जरूर होना चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, फ्रॉम हर जगह से, या फिर अपने पर्सनल लेवल पे भी वी कैन जस्ट एज डॉक्टर्स हम जाके बता सकते हैं कि भाई अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स मत यूज करिए। जैसे आपने बताया एरिथ्रोमाइसिन है, वी आर नॉट सपोज टू यूज एरिथ्रोमाइसिन अननेसेसरीली, कि उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। तो ये आई थिंक कम्युनिटी बेस्ड टीचिंग से ही हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एंड फार्मा कंपनी को भी हमें बताना पड़ता है, वो तो बना कि अपना दे देते हैं, वो अपना स्प्रेड करते हैं, ठीक है, इट्स देयर वर्क, बट एज डॉक्टर्स ऑल्सो वी कैन हैव अ कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज। हमारे इमरजेंसीज में आते हैं जैसे डॉक्टर, मतलब पेशेंट्स, तो उसके बाद वी ट्रीट देम और उसके बाद वी जस्ट गिव देम कि ठीक है। तो वो एक बार अगर उन्होंने सपोजिंग उनके एरिथ्रोमाइसिन उन्होंने नहीं लिखा सीखी, तो उनको लगता है कि हमारी खांसी बस सोर थ्रोट हुआ, तो अब बाद में वो यूज करेंगे। सो टीचिंग इज इम्पोर्टेंट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आई थिंक वी शुड गिव अ लॉट ऑफ हमें ये बताइए डॉक्टर अर्पिता, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहता हूं। ईमानदारी से बताइएगा, जिस युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए वैसा हो रहा है क्या? क्या किसी तरह की टीचिंग या बाकी स्टेक होल्डर्स भी अगर हम इन्वॉल्व करें, हम ये नहीं कहते कि केवल डॉक्टरों की जिम्मेदारी है, यहाँ तो बाकी स्टेक होल्डर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। हो रहा है, मतलब ईमानदारी से कुछ लग रहा है आपको? हो रहा है और हम लोग इसके लिए काफी काम कर रहे हैं। हम लोग पूरा वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं इसके लिए, और उसमें कुछ कुछ अवेयरनेस एक्टिविटीज हो रही हैं, लेक्चर्स हो रहे हैं, और अवेयरनेस के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है। तो हो तो रहा है, अब उसको इम्प्लीमेंट हम कितना कर पाते हैं वो तो सबकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मतलब उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और इसका फीडबैक भी बहुत इम्पोर्टेंट है डॉक्टर से लेना कि मतलब क्या रिस्पांस रहा, और अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, करंट गाइडलाइंस, वी शुड वर्क अपॉन इट एंड डेफिनेटली वी विल ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस। तो यही है, समझ भी लेते हैं। दीपशिखा जी से बेहतर क्या कौन ही बताएगा, मतलब ये लोग तो हर दिन एक एक छोटे छोटे डेटा से गुजर रहे हैं। दीपशिखा जी, हमें बताइए भारत में स्थिति है क्या? मतलब चिंता कहां ज्यादा आपको लग रही है? तजुर्बा भी है और मतलब आपको तो दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ आप लोग के पास डेटा आता है। समस्या तो है, इसका तो हम नकारात्मक विचार नहीं कर सकते हैं। समस्या है। अब समस्या कहाँ है? ये सभी समस्याएं आईसीयूज में, जहां पे सच में पेशेंट्स मर रहे हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल इन्फेक्शंस, मल्टीपल जीवाणु के तहत सेप्सिस हो रहा है, एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है। और ये वर्ड ना बहुत ज्यादा उपयोग में हो रहा है, एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है। काम नहीं करेगी, इसका तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात भी नहीं है कि वो काम नहीं कर रही है। वो नहीं करेगी क्योंकि उसके अगेंस्ट में बैक्टीरिया का राइट टू लिव उन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया है। तो बात सच में सोचना चाहिए हमें कि ये जो सभी आईसीयूज है, इंटेंसिव केयर यूनिट्स है, वहां पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि एक इन्फेक्शियस डिजीज को आप किस हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं। वो बहुत जरूरी बात है, क्योंकि जब पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर्स लोग बहुत बिजी हो जाते हैं, उनके पास सच में कोई चारा नहीं है। जब एक पेशेंट आता है इंटेंसिव केयर यूनिट में पूरा पॉलीमाइक्रोबियल सेप्सिस लेके, तो डॉक्टर्स के पास क्या चारा है? वो क्या वेट करेंगे कि ठीक है देखते हैं अभी क्या ड्रग दिया जाए? उसमें तो समय निकल जा रहा है। तो एक बात है कि वेरी वेरी रैपिड डायग्नोसिस, जैसे कि मिनटों में डायग्नोसिस होना है, ठीक है, जो भी बैक्टीरिया वो लेके आए हैं अंदर, वो एंटीबायोटिक में सेंसिटिव है या रेजिस्टेंस है, वो पता करने में अगर इतना टाइम लग गया तो फिर उतना टाइम निकल गया, और टाइम मेक्स अ बिग डिफरेंस। ये सभी जो बहुत सीरियस केसेस हैं, इसमें इवन हाफ एन आवर कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। सो क्या शोध होना है अभी? फास्ट, इट इज, वी आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम। जितने जल्दी पता चलेगा कि कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी और कौन सी नहीं करेगी। वाकई आपने सही कहा, और ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिसको कहीं ना कहीं एक्सपर्ट उठा रहे हैं, और अच्छी चर्चा रही। मैं सभी का शुक्रिया अदा करूंगा, डॉक्टर अर्पिता, डॉक्टर बाली, डॉक्टर घोष, और इसके साथ ही दीपशिखा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि कम से कम हमने कोशिश यही की कि जानकारी के स्तर पर इस तरह का शो लाएं, ज्यादा जहां पर
शोर शराबा ना हो, लोगों को बेहतर जानकारी दें और उम्मीद यही करते हैं कि स्थितियां बेहतर हो। थोड़ा सा हम अपनी ओर से भी अपील करेंगे कि बात बात में ना एंटीबायोटिक खाना या कोई भी दवा खाना जो आपके मेडिकल किट में घर के पड़ी है वो थोड़ा बंद करिए, चाहे वो दर्द की दवा हो चाहे वो इन्फेक्शन की दवा हो, इससे बचिए। थोड़ा शरीर को उस हिसाब से ढालिए जैसा डॉक्टर्स बता रहे हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर चर्चा रही, उम्मीद है कि आपको चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।